केतकर करके प्रसिद्ध वैद्य थे, उनके यहाँ मैं पढ़ने के लिए जाता था। तो उनके यहाँ काफ़ी पेशेंट, उस समय वो 100 की ओपीडी निकालते थे। बट अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते सर? हमको 2 ऑप्शंस चाहिए। आप 2 ऑप्शन, कौन सा करियर चूज़ करते और क्या होते? करियर चुनने का सवाल ही नहीं। मैं संघ के संपर्क में न आता और हमारे पिताजी स्ट्रिक्ट नहीं थे तो मैं गुंडागर्दी में चला जाता। ऐसे मेरा जो बचपना रहा है। मैं ऐसे कहता हूँ जो भी चैलेंज है वो आप एक्सेप्ट करो एंड उसका मैं वर्णन करता हूँ डेयर एंड एक्ट। जैसे उधर का आपने उल्लेख किया तो गौमूत्र और गोदूक्त के ऊपर नहीं रहना है तो मैं पेशेंट नकार देता हूँ। तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो करो तो यू विल गेट 100% रिजल्ट। यानी जो असाध्य व्याधि जिसे कह सकता है, ऐसे सब व्याधि मैं मेरे प्रैक्टिस में देखता हूँ। अब उधर क्या काफ़ी पेशेंट मैंने किए, लेकिन 7 महीना इट्स डिफ़िकल्ट। कि आपने यहाँ आयुर्वेद में बताया वैद्य रुग्ण कैसा होना चाहिए, वो भिषकवश्य होना चाहिए। तो ऐसे भिषकवश्य पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। लेकिन उनका कहना रहता है कि पैसे के पीछे लगकर प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस ऐसी करो कि आपके पीछे पैसा लगे। तो मैंने वहाँ जलों का अवचरण किया तो 1 घंटे के अंदर जो भी जलों का लगाने के बाद खून चूस लिया, उससे उनको 48 घंटा तक पेन रिलीव था। हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट, हाउ टू ट्रीट द पेशेंट एंड हाउ टू कन्विंस द पेशेंट, ये त्रिसूत्री है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सीपी शुक्ला जी का नाम सुना होगा, आयुर्वेद के बड़े महर्षि हो गए। उनका तो कहना था कि चरक बेड साइड पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इति आगम सिद्धत्व प्रत्यक्ष बल रचना सब लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अर्थात रामदास स्वामी की वचन है, अभ्यास से प्रगट आवे। किसी के ऊपर हम कमेंट करते हैं तो पहले उसका अभ्यास होना चाहिए। तो कल्प ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस, फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं होना, फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं। Welcome to episode 4 of Unscripted with Dr. Aditya, and today we have great Vaidya Vinay Velankar sir with us. सर स्वागत है आपका ये कार्यक्रम। नमस्कार सर, शुरुआत से अगर शुरू करें तो हमारा 4 राउंड्स होता है ये पॉडकास्ट का। उसमें राउंड 1 इज़ इंट्रोडक्शन विद पर्सनल डिटेल्स। सो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं आपको 50 ईयर्स पहले मिलता तो विनय वेलनकर सर कैसे थे? विनय वेलनकर सर को कोई अस्तित्व नहीं था 50 ईयर्स पहले। और बचपन भी मेरा ऐसा गया है कि उसमें कुछ डायनामिक ऐसा कुछ नहीं था। तो 50 साल पहले एकदम कॉमन मैन ऐसा ही। बचपन में कुछ अलग गेम्स खेला करते थे? हाँ, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी था और कसरत व्यायाम करना ये हमारा पैशन था, इसलिए उसमें हम थे। लेकिन एकेडमिक या स्कूल में 70% 80%, उस समय तो इतने परसेंटेज मार्क भी नहीं मिलते थे। पास हो गया या 2nd क्लास यानी आदमी खुश, ऐसा ही था। बेसिकली आप लास्ट बेंचर थे? हाँ, बैक बेंचर। ओके सर, फिर आप मतलब 11th 12th के बाद, पहले तो इंटर साइंस सब होता था, तब आयुर्वेद में कैसे आए? आयुर्वेद ने आपको चूज़ किया कि आपने कॉन्शियसली आयुर्वेद को चूज़ किया? आयुर्वेद ने हमें चूज़ किया। ओके। सच बताना तो मैं जब पास आउट हो गया SSC, तब ये BAMS का कोर्स किसी को मालूम नहीं था। एन एक्सीडेंट वो हमें मालूम हो गया। लेकिन उस समय आयुर्वेद क्या है समाज में कुछ नहीं था। यानी मेरा एक दोस्त था, उसको उसके माँ ने पूछा, अरे वो वेलनकर आपका मिलता नहीं है, क्या करता है वो? उन्होंने बताया वो BAMS में गया है। BAMS का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस, ऐसे उन्होंने बताया। ऐसी स्थिति उस समय की थी। मुझे भी आयुर्वेद के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद ने मुझे चूज़ लिया। तो फिर BAMS में आने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और उसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू की। सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर सर? बिकॉज मैं आपको, मतलब जब से मैं BAMS में आया, मैं आपका नाम सुनता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स BAMS में आते हैं वो पहले आपका नाम सुनते हैं, बाकी वैद्य उसका नाम सुनते हैं। सो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस कि जहाँ से आप नोन होना शुरू हुए लोगों को? टर्निंग पॉइंट बताना तो मैं डोंबिवली में जब कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ वैद्य केतकर करके प्रसिद्ध वैद्य थे, उनके यहाँ मैं पढ़ने के लिए जाता था। तो उनके यहाँ काफ़ी पेशेंट, उस समय वो 100 की ओपीडी निकालते थे, पूर्ण आयुर्वेदिक। दैट वाज द ओनली 1 पर्सन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले।
तो उनके यहाँ सीखते समय ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस काफ़ी देखे मैंने। तो उससे उस समय मैंने तय किया था प्रैक्टिस करना है तो आयुर्वेद की करना है। सौभाग्य से कॉलेज में कुछ अच्छे अध्यापक मिले, उनके माध्यम से आयुर्वेद का पढ़ाई शिक्षा अच्छी हो गई और मैं बाकी केतकर छोड़ के किसी के पास सीखने के लिए नहीं गया। पास आउट और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैंने प्रैक्टिस चालू किया। तो टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं, मैंने तय किया था कि प्रैक्टिस आयुर्वेद ही करना है, अन्यथा नहीं। तो कॉलेज के टाइम पे आपके कौन से ऐसे मेंटर्स थे, बिकॉज आपने अभी नाम इंक्लूड नहीं किया, बट कौन से ऐसे मेंटर्स थे जिनकी वजह से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आया और ज़्यादा मज़ा आने लगा आयुर्वेद के तरफ? कॉलेज में हमें वैद्य पग आठवले हमारे प्रिंसिपल थे, वैद्य विद्याताई जरूरकर थी, वैद्य नवो प्रभु थे, बाद में वैद्य कामत नितिन कामत सर थे। ऐसे काफ़ी कुछ अच्छे अध्यापक हमें मिले जिन्होंने हमें आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा प्रोत्साहित किया। द्रव्य गुण के बारे में वैद्य पराड़कर हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया और उस वजह से हमारा अभी का जो भी पढ़ाई है इन अध्यापकों के माध्यम से ही हम ऐसे बोल सकते हैं कि आयुर्वेद में हम कुछ तो भी कर रहे हैं। सर आपके आंसर्स भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्पेसिफिक है और मैं आपको मतलब जब से जानता हूँ, जब से मिला हूँ, आपका मैंने एक क्वालिटी देखा कि आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो। मतलब 6 मतलब 6, 4 मतलब 4, टाइम के 10 मिनट पहले आप आ जाते हो और आपका लेक्चर्स भी काफ़ी स्पेसिफिक होता है, डिसिप्लिन आप काफ़ी फॉलो करते हो और आप ट्रेनिंग देते हो यंग लोगों को कैसे डिसिप्लिन में रहना है, दांड पट्टे का, तलवारबाजी का, बाकी आप सब कुछ बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हो। सो ये डिसिप्लिन सर ये बचपन से था कि आपने विद प्रैक्टिस डेवलप किया है सर? बचपन से ही डिसिप्लिन था। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और पिताजी हमारे एकदम स्ट्रिक्ट थे, उसी की वजह से सुबह जल्दी उठने की आदत और व्यायाम करना, जो भी काम समय पे ही करना और अप टू डेट। यानी मैं स्कूल में था तो मेरा किताब और बुक रखने का जो शेल्फ था वो इतना अच्छी तरह से लगा हुआ कि मैं बाहर हूँ और किसी को समझो मैथ्स का नोटबुक चाहिए तो मैं बता सकता राइट साइड में ऊपर से 5वीं बुक निकालो, इतना डिसिप्लिन था। वो अभी वैसे ही आपने एडॉप्ट किया है। आज भी मैं देखता हूँ कि आपका मैसेज 5:30 AM आ जाता है, गुड मॉर्निंग और अगर 2-3 मैसेज नहीं आया तो मैं सोचता हूँ कि सर कैसे कहाँ है। हाँ, वो डिसिप्लिन वो अभी से है। अभी इतना भागदौड़ करने के बाद मैं सुबह 4:45 बजे उठता हूँ और मेरा दिन वहीं से चालू होता है। रात को मैं 12 बजे तक काम करता रहता हूँ। सर ये तो डॉक्टर होने की बात हो गई, आपकी वैद्य जो अपने दिनचर्या ऋतुचर्या जो फॉलो की, जो पहले से आपके अंदर थी, बट अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते सर? हमको 2 ऑप्शंस चाहिए। आप 2 ऑप्शन कौन सा करियर चूज़ करते और क्या होते हैं? करियर चूजने का सवाल ही नहीं। मैं संघ के संपर्क में न आता और हमारे पिताजी स्ट्रिक्ट नहीं थे तो मैं गुंडागर्दी में चला जाता। ऐसे मेरा जो बचपना रहा है, मैं काफ़ी ऐसे काम किए हैं। तो भी एक इवेंट आप बताना चाहो हमको कि आपने किसी को काफ़ी मारा। काफ़ी ऐसे एक बताना का तो सब उसका बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। लेकिन मतलब का नहीं, वो कुछ तो हुआ रहेगा तभी आपने ऐसा सब किया होगा विदाउट ने। हाँ, अच्छे काम के लिए भी कहे हैं, हाँ। बुरे काम के लिए कभी नहीं किया। हाँ। लेकिन उसके लिए हम पुलिस स्टेशन वगैरह ये सब मैनेज किया है, इन्हें वहाँ तक हमारी गई है सब। लेकिन आपको सर मैं अभी मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि पहले सब हुआ है। एनीवे सर, विल मूव टू सेकंड राउंड। सर आप डिफ़िकल्ट केसेस काफ़ी देखते हो। मैं भी आपके क्लिनिक में था तो मैं असाइटिस देखता था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखता था, ऐसे ऐसे सिंड्रोम्स जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आपके पास वो पेशेंट्स यहाँ रहते हैं और कहाँ से पेशेंट, अंबरनाथ से पेशेंट, अलीबाग से पेशेंट, वो आपका अपॉइंटमेंट लेके वो इधर आते हैं, सॉल्व होता है। तो ये डिफ़िकल्ट केसेस का आप में कैसे आया और आपको क्या लगता है कि आज के डॉक्टर्स क्या मिस करते हैं? कैसे प्रैक्टिस में चैलेंज स्वीकारना चाहिए। चैलेंज स्वीकारते हैं तो उसका परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलता है। मेरे दृष्टि से बाकी वैद्य लोग जो है उन्होंने अपनी मर्यादा सीमित कर रखी है। ऐसे सीमित मर्यादा कभी नहीं रखना। यानी मैंने ऐसे देखा है कि बाल रोग नहीं देखने वाले वैद्य मैंने देखे हैं, इमरजेंसी नहीं देखते हैं, ऐसे काफ़ी वैद्य हैं।
तो ऐसे सीमित नहीं रहना चाहिए। जो मैं ऐसा कहता हूँ, जो भी चैलेंज है वो आप एक्सेप्ट करो, एंड उसका मैं वर्णन करता हूँ डेयर एंड एक्ट। तो डेयरिंग करो और कृति करो तो यश मिलता है। और खाली दवा देने से पेशेंट ठीक होता है ऐसा नहीं है। तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है, पेशेंट के रिलेटिव को भी, और अच्छी तरह से कन्विंस हो गए तो पेशेंट ठीक होता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी केसेस मैंने किए हैं और उसमें यही सूत्र रहता है। और आपने जो आग्रह के विषय है उसके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसे उधर का आपने उल्लेख किया, तो गौमूत्र और गोदूग्ध के ऊपर नहीं रहना है तो मैं पेशेंट नकार देता हूँ। तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो करो तो यू विल गेट 100% रिजल्ट। जॉन्डिस यानी कामला के पेशेंट हम देखते हैं, उसमें भी ऐसा करना पड़ेगा। परहेज नहीं है तो यहाँ नहीं आने का, ऐसा मेरा ये रहता है। तो उसका परिणाम हम देखते हैं प्रैक्टिस में। और काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट केसेस को भी मैंने सॉल्व होते देखा था। तो आपसे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम डिफ़िकल्ट केसेस लेते हैं तो हमारा इन कम्युनिटी रिस्पेक्ट भी उतना रहता है, और एक डिफ़िकल्ट केस अपने को 10 पेशेंट्स भी क्या कर दे सकता है। इवन अटेम्प्ट करने से ही 10 पेशेंट, और बाकी सॉल्व होने से तो और अच्छा भी मिलता है। तो उसी के साथ सर, आज की जो प्रैक्टिस है, अभी की प्रैक्टिस में कौन से न्यू केसेस, अभी मतलब आज की प्रैक्टिस में आप कौन से केसेस देखते हो आपके क्लिनिक में, और वो टाइम पे आप 1980s में जब प्रैक्टिस खोले तब कौन से पेशेंट देखते थे? पहले ज़माने में यानी 20 साल पहले हम खांसी, सर्दी, श्वास, कास, बाद में जॉइंट पेन यानी आमवात, संधिवात, इतना तक सीमित था। अभी मैं मेरे प्रैक्टिस में किडनी फेल्योर, कैंसर, थायराइड, बाद में डायबिटिक गैंग्रीन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी जो असाध्य व्याधि जिसे कह सकता है, ऐसे सब व्याधि मैं मेरे प्रैक्टिस में देखता हूँ। और हर प्रकार के, यानी मैं ऐसा बोला तो गलत नहीं होगा, जो काफ़ी वैद्य पेशेंट नहीं देखते वो सब पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं, रेयर डिसीज़ भी एकदम। तो मैंने आपके प्रैक्टिस में भी देखा है, और आप स्टार्टिंग से ही पंचकर्म पे फोकस्ड प्रैक्टिस करते हो। तो बस्ती और रक्तमोक्षण का मैंने काफ़ी अमूमन आपके प्रैक्टिस में देखा है कि वो काफ़ी यूज़ होता है। तो उसके बारे में हमको बताया कि बस्ती और रक्तमोक्षण के कौन से पेशेंट्स आप सॉल्व करते हो और कैसे होता है? बस्ती के बारे में अपने शास्त्रों में लिखा है, बस्ती है आधी चिकित्सा है। हाँ। तो वो वास्तव में है। और रक्तमोक्षण के बारे में लिखा है रक्तमोक्षणम एकतः, यानी बाकी पंचकर्म एक तरफ और रक्तमोक्षण एक तरफ। तो उसके काफ़ी अनुभव मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं, इसलिए ये दोनों कर्मों का मेरे प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ है, यानी इस्तेमाल होता है। बाकी वमन, अग्निकर्म से लेके मैं सब करता हूँ, लेकिन बस्ती और रक्तमोक्षण की संख्या ज़्यादा है। एक तो करने में भी सुकर है वैसे, और सद्य फलदायी और इमीडिएट करने वाले प्रकार है। क्वांटिटी भी मैं आपके यहाँ ही देखा कि हम लोग जब रक्तमोक्षण करते थे पुदार में, तो हमारे जो टीचर्स थे बोलते थे अरे 60 ml हो गया, 30 ml हो गया, ज़्यादा हो गया। बट मैंने देखा कि आप एक्चुअल क्वांटिटी 120-150 ml, और जैसा ग्रंथ में लिखा है वैसे ही आप यूज़ करते हैं, तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट भी देता है उसकी तरह। हाँ, पूर्ण मात्रा में रक्तमोक्षण होना आवश्यक रहता है। लोग डर के मारे ज़्यादा खून नहीं निकालते, ऐसा कोई करने की आवश्यकता है। और कभी कभार उसमें कभी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो तो वो भी हमें ओवरकम करना चाहिए, नहीं तो हमें अनुभव कैसे मिलेगा। जैसे एक जुगुलर वेन में मैं पंक्चर करके रक्तमोक्षण कर रहा था, वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस के केस थी। दोपहर को 12-12:15 का समय था और वो पंक्चर इमीडिएटली नहीं हो गया, तो इमीडिएटली वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया और वो एकदम फेंट हो के पल्सलेस और बीपी लेस हो गया। तो तुरंत हेड लो पोजीशन, उदकम आश्वासकरणम श्रेष्ठम, सुदशेखर देना, ऐसे करके वो उसको रिवाइव कर लिया। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन ये भी हमने को टैकल करने की आवश्यकता है। नहीं तो अपने यहाँ जो बताए व्यापक उसके परिणाम कैसे है और वो कैसे करना, ये बच्चों को कैसे पढ़ने को मिलेंगे। तो उसी के साथ ऐसी कोई केस है जिसने आपको चेंज किया अंदर से और काफ़ी कुछ सिखाया है? ऐसे काफ़ी सारे, बट एक कोई चेंज किया, यानी अभी मेरे पास एक उधर की केस थी, वो 7 महीना तक गोदुग्ध और गौमूत्र के ऊपर था। इतनी बड़ी केस, यानी इतने लॉन्ग टाइम मेरे ज़िंदगी में पहली बार किया।
उधर क्या काफ़ी पेशेंट मैंने किए, लेकिन 7 महीना इट्स डिफ़िकल्ट हाँ हाँ। कि अपने यहाँ आयुर्वेद में बताया रुग्ण कैसा होना चाहिए, वो भिषकवश्य होना चाहिए। तो ऐसे भिषकवश्य पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं, लेकिन उसका भी निचोड़ कहना तो अपना कॉन्फिडेंस पेशेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट नहीं सुनता है। 7 महीना इतना रहना ये मुश्किल बात है, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने देखा डॉक्टर कर रहे वो सब सही है, उसके परिणाम वो देख रहे थे, और बाद में 14 साल तक वो अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करके बाद में वो चले गए। तो ये एक मेरे आयुष्य का काफ़ी बड़ा, और अपने यहाँ क्वचित यशः क्वचित मैत्री क्वचित धन ऐसे बताया है। तो ऐसे रुग्णों ने काफ़ी धन भी मुझे दिया है, और मैंने बिना कहने के बिना धन दिया है। यानी ये जो पेशेंट मैं बोल रहा हूँ उससे मैंने कुछ शुल्क नहीं लिया था। तो उनकी माँ जो थी उन्होंने मुझे एक बार दीपावली के समय चाय के लिए बुलाया, और जो धन दिया है उसकी हम कीमत नहीं कर सकते, ऐसा है। तो अपने यहाँ जो बताया, किसी से मित्र मिलता है, किसी से धन मिलता है, किसी से यश, किसी से कीर्ति, वो सब मैंने अनुभव किया है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों को ऐसा कहना रहता है कि पैसे के पीछे लगकर प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस ऐसी करो कि आपके पीछे पैसा लगे, ये सबसे महत्व की चीज़ है। दैट इज़ ट्रू सर। सर उसी के साथ एक क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन है जो आपको लगता है कि डॉक्टर्स के बीच भी है, आयुर्वेद डॉक्टर्स के बीच भी यही मिसकंसेप्शन है आयुर्वेद के रिगार्डिंग? जैसे कॉमन है कि आयुर्वेद की चिकित्सा से काफ़ी देर से उपयोग होता है, ऐसा एक है। और ऐसे अनेक डिसीज़ है उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं हो सकती है, ऐसा वैद्यों में भी है। यानी मैं काफ़ी महाराष्ट्र ने पूरा भारत भर आयुर्वेद के लिए प्रवास करता रहता हूँ। एक देहात में मैं गया था, तो टेम्परेचर का चिकित्सा शिविर था, उसमें टेम्परेचर था पेशेंट को, तो 103 टेम्परेचर था। तो आयुर्वेद की दवा से नहीं होगा ऐसा उनके लोगों का, लेकिन मैंने वहाँ तुरंत चिकित्सा करके आधा घंटे में उसका टेम्परेचर में कम करके दिखाया। तो ये कॉन्फिडेंस वैद्यों में आना चाहिए। अभी आपने काफ़ी साल प्रैक्टिस करने के बाद वैद्य भी ऐसे कुछ, यानी श्वास है, ज्वर है, या एक्यूट पेन इन एब्डोमिन, ऐसे केस में आयुर्वेद करना चाहते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है इससे नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है। और मैं तो आजकल ऐसे कहता हूँ, जहाँ अन्य शास्त्र रुकते हैं वहाँ आयुर्वेद चालू होता है। कहीं ना, एक पेशेंट मेरे पास था, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट, और टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर से ट्रीटमेंट चालू थी, और पेथिडिन मार्फिन उसको चालू था पेन कम करने के लिए। तो एक इंजेक्शन के बाद 12 घंटा तक पेन रिलीव होता था। वो औरंगाबाद जाते समय बीच में डोंबिवली में रुके थे, तो मेरे पास आ गए कि आप कुछ कर सकते हैं क्या, पेथिडिन देना है। मैंने बताया पेथिडिन में दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट करूँ और आपका पेन कम हो तो चलेगा क्या? चलेगा। तो मैंने वहाँ जलों का अवचरण किया। तो 1 घंटे के अंदर जो भी जलों का लगाने के बाद खून चूस लिया, उससे उनको 48 घंटा तक पेन रिलीव था। ऐसे मैंने 3 बार जलों का लगाया, लेकिन वो टॉक्सिसिटी इतनी थी कि उसके बाद वो जलों का मर गए। तो जो पेथिडिन मार्फिन का इफ़ेक्ट 12 घंटा था, वो जलों का लगाने से 48 घंटा तक उनका पेन कम था। इसलिए रक्तमोक्षणम एकता जो मैंने बताया ऐसा है। और इतना इफ़ेक्ट आयुर्वेद मेडिसिन से, यानी चिकित्सा से भी मिलता है। यह अपने अनेक वैद्यों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। उसी के साथ सर, जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स, उनके लिए आप 3 ऐसे कौन से मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की मेरी तरह? तो एक तो अपने सिद्धांतों के ऊपर पूरा विश्वास, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अपने ग्रंथकर्ताओं की प्रतिज्ञा का इति आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फलदर्शनात् मंत्रो संप्रयोज्य। इतना कहने के बाद भी हम दवा या चिकित्सा करते समय खिचकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट, हाउ टू ट्रीट द पेशेंट एंड हाउ टू कन्विंस द पेशेंट, ये त्रिसूत्री है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कौन सा दवा दिया इसका मतलब नहीं, उसके पीछे जो कंसेप्ट है और जो कॉन्फिडेंस है, वो सबसे महत्व की बात है। मैं मेरे प्रैक्टिस में सुवर्ण, हीरक ये कभी इस्तेमाल किया नहीं है। मैं आपकी जैसा आरोग्यवर्धिनी, लघु सूचकर, योगराज यही कल्प इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलते हैं उसके पीछे उसकी कंसेप्ट
और उसके पीछे उसका कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। ओके सर, ऐसा मैंने आपके लेक्चर्स में ही देखा है कि या फिर आप पढ़ाते भी हो तब ना एक्सपीरियंस बेस्ड आप ज़्यादा बात करते हो कि मैंने ऐसा देखा है और ऐसे ट्रीटमेंट देने पे उनको ऐसा उपशय हुआ, और काफ़ी बार ऐसी चीज़ें बुक्स में भी मेंशन नहीं होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटोकॉल बेस्ड प्रैक्टिस हमेशा इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड, पेशेंट टू पेशेंट अलग डिफर करता है? मराठी में एक कहावत है, चमत्कार दाखवल्याशिवाय नमस्कार नहीं। तो प्रैक्टिस में आप चमत्कार पहले दिखाओ तो आपको नमस्कार मिलेगा। और स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। किताब तो वो कॉलेज में भी पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, टीका पढ़ते हैं, लेकिन हाउ टू यूज़ इट ये नहीं मालूम होता है। मुझे याद है एक MD आयुर्वेद करके मुझे मेरे यहाँ सीखने के लिए लड़का आया था, तो उन्होंने मुझे जो सवाल पूछा वो मेरे दिमाग में काफ़ी बैठा। मैं ट्रीटमेंट देने के बाद उन्होंने बताया आप ये कैसे तय करते हैं कि आप इसे संजीवनी वटी देनी है। मैंने बताया आप MD हो गए तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो पेशेंट के सब लक्षण समुच्चय देखने के बाद उसे कौन सा कल्प काम करेगा और कैसे उसकी परिणामकारकता हमें देखने मिलेगी, ये तय करके ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ये जो निरक्षर विवेक करने का काम है वो कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकल देखने के बाद ही होता है। अभी मेरे पास जितने विद्यार्थी आते हैं वो देखते हैं 102 103 टेम्परेचर में 12 घंटे के अंदर वो कम करता है, तो उनको ज्वर का चिकित्सा सूत्र, लंघनम, स्वेदनम वगैरह कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो देखने के बाद क्रिया करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, CP शुक्ला जी का नाम सुना होगा, आयुर्वेद के बड़े महर्षि हो गए। उनका तो कहना था कि चरक बेड साइड पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इति आगम सिद्धत्व प्रत्यक्ष बल रचना सब लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यस सर, ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया पेशेंट को कि ठीक हो जाएगा और स्टोरी में ट्विस्ट आ गया, ऐसा कभी कोई केस में हुआ? ऐसा हो सकता है, हो सकता है कभी कभी, लेकिन जो जाने माने वैद्य होके गए उनका और मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है कि जब आप सफल वैद्य या अच्छे वैद्य ऐसा आपका नाम होता है तब आपके प्रैक्टिस में 40% रुग्ण ही पूर्णतः ठीक होते हैं। इसका मतलब 60% रुग्ण ऐसे हैं कि जिनको पूर्णतः नहीं हो गए, थोड़ा बहुत उपशय मिला है लेकिन वो फेल्यूर है। तो ये 40% ही आपको नाम और कीर्ति देते हैं। उसका मतलब हम अपने व्यवसाय में 60% फेल्यूर ये हर एक ने समझना चाहिए। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर एक पेशेंट को आप, और मेरा तो अनुभव ऐसा है कि काफ़ी अलग अलग और गंभीर चिकित्सा आप करते हैं, लेकिन आपके क्लोज रिलेटिव है कि बीमारी छोटी हो उसमें भी आप फेलियर होते हैं और वो बोलते हैं आप इसका आपका नाम है सुना है लेकिन आप मुझे ये नहीं कर सकते। ऐसा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। क्या रीज़न होगा सर? क्योंकि मैं भी देखता हूँ मेरे घर में मेरा ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है। थोड़ा ऐसा रहता है कि अति परिचयात अवज्ञा ऐसा विषय रहता है। जैसे समझो आप आपकी मम्मी को ट्रीट कर रहे हैं, माँ को, तो माँ ने आपको बचपन से देखा है, आपको तमाचा लगाया है, अब क्या अक्ल है क्या तुझे, ऐसे बताया, तो आप उसको जब दवा देते हैं तो उसके मन में आपकी प्रतिमा वैसी रहती है। लेकिन कुछ साल जाने के बाद ये प्रतिमा बदलती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे माँ को भी, मैं जब भी बीमार होती थी तो मेरे गुरु वैद्य केतकर जी को घर लेके जाता था और वो रहते थे, लेकिन कुछ साल के बाद मेरे सिवाय मम्मी ने किसी का दवा नहीं लिया। लेकिन उसको मालूम हो गया कि अपना लड़का भी अभी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है, उसका नॉलेज, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा है। तो ये समय की बात है, थोड़ा कालावधि उसके लिए जाने की आवश्यकता है। सर, आपने आयुर्वेद व्यासपीठ के आप हेड भी हो और आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए आपने मतलब पूरा इंडिया में उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रचार और प्रसार किया है आयुर्वेद व्यासपीठ के माध्यम से या फिर काफ़ी सारे सेमिनार्स से। तो अभी तो काफ़ी ठीक लगता है जब से हम लोग एडमिशन लिए, लेकिन आयुर्वेद को आगे बढ़ने के लिए कौन रोक रहा है सर? लोग की सिस्टम कि हम आयुर्वेद रोकने के लिए वैद्य ही कारणीभूत हैं, क्योंकि वैद्यों का कॉन्फिडेंस नहीं है और वैद्यों ने अपनी परिसीमा सीमित कर ली है, ऐसा मेरा कहना है। लोगों को अभी मेरे जैसे महाराष्ट्र में, भारत में काफ़ी वैद्य हैं, उनके पास इतनी भीड़ रहती है तो बाकी लोगों के पास क्यों नहीं रहती है। मैं एक बड़े सिटी में गया था तो वहाँ डिस्पेंसरी में बोर्ड लगा था,
8 साल के नीचे की व्यक्ति को दवा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब बाल चिकित्सा आयुर्वेद नहीं करता, ये गलत प्रचार होता है। वैद्यों के एक डिस्पेंसरी में देखा रात को 9 से सुबह 9 तक वैद्य से संपर्क ना करें, यानी इमरजेंसी के समय आप काम में नहीं आने वाले तो आपको कोई नहीं करेगा नज़दीक। ये एक बात है। दूसरा बात बोलूँ थोड़ा तो कटु सत्य होगा कि कॉलेज में अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि अध्यापकों में भी और बच्चों में भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहता। हमारे यहाँ 6 महीने लड़का आता है और वो बाद में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है, लेकिन 5 साल 5.5 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसका किसी ने तो आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो लड़का कॉलेज से आने के बाद 6 महीने में कॉन्फिडेंस लेता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष परिणाम देखता है, तो ऐसे प्रत्यक्ष परिणाम दिखाने वाली चिकित्सा कॉलेज में भी होनी चाहिए। और ये इसलिए आपने जो सवाल पूछा कि आपके लेक्चर्स में सिद्धांतों के बदले रिजल्ट के ऊपर एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो आपके जिंदगी में परिवर्तन लाता है। जैसे चूर्णोदक का मेरा काफ़ी इस्तेमाल रहता है। 2 बस्ती देने के बाद जो रिजल्ट पेशेंट के ऊपर वैद्य अनुभव करता है उसे उसकी प्रैक्टिस काफ़ी होती है, बाद में उसका सिद्धांत वो सर्च करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हर डॉक्टर के पास कुछ तो एक अलग रहता है, वो अपना एक्सपीरियंस से डेवलप करता है, ऐसा है। अच्छा, आयुर्वेदा में शॉर्टकट प्रैक्टिस भी कुछ लोग करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है कि शॉर्टकट का मतलब आपका क्या है? उन्होंने बड़े भस्म यूज़ कर लिए हैं, सारे स्वर्णकल्प दे रहे हैं, बिल हो रहा है 15,000 का, और कभी मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डोलो भी लिखा है, त्रिभुवन कीर्ति भी लिखा है, जैसे हमारे पोदार में होता था ऐसा तो और अच्छा भी होता था, लेकिन कभी कभी उन्होंने महागुराज भी लिखा है, लेकिन डाइक्लो भी लिखा है। सो ये आयुर्वेद को बढ़ावा न मिलने का ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हम ऐसे व्यवहार, हम ये नहीं जब बाकी जो वैद्य करते हैं व्यवहार करते हैं, तो अपयश भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और अपनी क्षमता कितनी है वो देखने के लिए वैसे प्रयोग भी करने चाहिए। जैसे एक हिपैटिक कोमा का पेशेंट था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया ऐसा 8 दिन 10 दिन भी हो सकता है या 4 घंटे में चला जा सकता है। तो मेरे दोस्त के ससुर जी थे, वो मेरे पास आ गया रात को 11:30 बजे, तो मैं हेमगर्भ की मात्रा लेकर गया उनको आर्द्रक स्वरस कि मैं वो हर मुहूर्मु दर आधा घंटे के बाद देना शुरू किया। रात को 11 बजे मैं हेमगर्भ की मात्रा शुरू किया। सुबह 5:30 बजे पेशेंट बिस्तर में उठकर बैठा, और खाली बैठा नहीं, कोमा से आउट तो आ गया। उन्होंने पहला शब्द क्या बोला, मुझे खाने को दो, मुझे भूख लगी है। तो आपने यहाँ काय चिकित्सा का वर्णन क्या किया है, काय नाम अंतराग्नि तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा। तो ये अग्नि की वजह से बीमारी होती है। तो हेमगर्भ देने से इसकी अग्नि वृद्धि इतनी हो गई, वो कोमा से आउट आ गया, बाद में वो डिस्चार्ज होके 6 महीने तक अच्छा रहा। तो अभी ये केस मैं हैंडल नहीं करता, तो आयुर्वेद का अनुभव कौन करेगा? तो ऐसे गंभीर केस में भी हम अपनी दवा का उपयोग होता है नहीं हो करना चाहिए। और मेरा अनुभव ऐसे अपने ग्रंथों में लिखा है, उसमें एक भी वाक्य एक भी शब्द गलत नहीं लिखा है। तो ये अनुभव हमें करना चाहिए। सर, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी का आप डिबेट कैसे देखते हो? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं एलोपैथी में जो आयुर्वेद को डिफेम करते हैं। लाइक मैं भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज 12th नीट वालों के आते हैं कि हमने इनका वीडियो देखा है इसलिए हमको लग रहा है कि हम डाउटफुल ले लें कि नहीं आयुर्वेद, जबकि बच्चे चाहते हैं हम लें। और कैसे है, इसमें थोड़ी प्रोफेशनल राइवरी भी है। हाँ। और कभी भी प्रतिक्रिया देना है तो समर्थ रामदास स्वामी के वचन है, अभ्यास से प्रकट आवे। किसी के ऊपर हम कमेंट करते हैं तो पहले उसका अभ्यास होना चाहिए। दुर्भाग्य से एलोपैथी के जो भी डॉक्टर्स आयुर्वेद के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, उनका उसके प्रति अभ्यास नहीं रहता, उसी के वजह से होता है। जो थोरो जेंटलमैन है या नॉलेजेबल है वो ऐसे आयुर्वेद के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कहते। ऐसा मैंने मेरे 41 साल के प्रैक्टिस में काफ़ी अनुभव किया है कि मेरे पास तो कंसल्टेंट पेशेंट ही ज़्यादा है, यानी अदर देन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर।
वो मेरे पेशेंट ज़्यादा है, उनके रिलेटिव है, बाकी तो आते ही हैं। तो एक बार उनको मालूम हो गया कि नहीं ये सच है, लेकिन आपका नॉलेज भी उतना तेज या परफेक्ट होना चाहिए और उसे आप कन्विंस कर सकना चाहिए कि ये ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल से कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल और मैंने बताया था टीका टिप्पणी करना है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, दोनों। तो बेसिकली नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज अगर है तो अपने आप ही अपन अपने फील्ड में रिस्पेक्टफुल और बाकी फील्ड्स में भी रिस्पेक्टफुल। और मुझे लगता है सर कि जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसने पेशेंट देखे और सॉल्व किए है और जिसको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो ये सब में नहीं पड़ता है कि आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथ अच्छा है। वो अपना अपना काम से काम करता है, लेकिन काफ़ी बार बैकफायर होता है तो फिर अपन भी यही ऐसा है कि ऐसे सारे गाली खरोच में अपना दिमाग ज़्यादा लगाने के बदले अपना काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अभी यहाँ डोंबिवली में IMA की क्लिनिकल मीटिंग चलती है, वहाँ मैंने आसाइटिस के, गॉल ब्लैडर स्टोन के, किडनी स्टोन के काफ़ी केसेस प्रेजेंट किए। तो मुझे अभी वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये असर है, उनको मालूम है कि ये होता है। और मैंने विथ सब एविडेंस, पहले सोनोग्राफी का रिपोर्ट, बाद का रिपोर्ट, ऐसे सब केसेस दिखाए हैं। गैंग्रीन के पेशेंट, वो सर्जन से ही मेरे पास आए थे, उन्होंने देखा कि एम्पुटेशन अभी नहीं करने की आवश्यकता है, गैंग्रीन चला गया, ये नॉन हीलिंग अल्सर था वो अभी हीलअप हो गया। और मैंने दवा क्या दिया, मधु यानी मध, हनी और घी, उसके ही ड्रेसिंग किया। तो अभी उनको अपनी आयुर्वेद की ताकत क्या है वो समझ में आ गई। तो आपका अच्छा प्रेजेंटेशन करो तो वाद विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने ऐसे देखा PCOD के मेरे केस ट्रीट होने के बाद उसके फैमिली डॉक्टर को मिलने के लिए गई तो उन्हें ऐसे बस्ती देने से कुछ होता है क्या। तो जो लेडी थी वो स्कूल में अच्छी टीचर थी, तो उन्होंने उनको काफ़ी उसका जैसे हम बोले तमाचा ऐसा उत्तर दिया। और ये सोनोग्राफी आप ही ने जो बताया उसके पास ही मैंने किया, ये पहले का रिपोर्ट, ये दूसरे का रिपोर्ट। तो आप ऐसा मत कहो, आपको नहीं जमता है तो आप बताइए कि हमारे से नहीं होने वाला है। ऐसे पेशेंट ही डॉक्टर को फिर उसका जवाब दे देते हैं, अपने को लड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये जिसे हम एविडेंस बेस बोलते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए कि ये पूर्व परीक्षा है, ये रिपोर्ट्स है, ये आफ्टर ट्रीटमेंट, ये भी दिखाने की आवश्यकता है। सर क्या आपको लगता है यंग डॉक्टर्स में पेशेंस की कमी है प्रैक्टिस में उतरने के पहले? बिकॉज काफ़ी लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हम लोग अभी BMS हो गए, प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, और काफ़ी लोग वेट करते हैं कि हम तैयार हो जाए पूरे, यहाँ से थोड़ा सीख ले, वहाँ से थोड़ा सीख ले, एंड देन विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि नहीं, उसकी भी परिसीमा निश्चित होनी चाहिए। हाँ 5-5, 10-10 साल आप सीख लें तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में आप कूदते हैं तो अपने आप तैरने को आता है, तो ये कूदने की प्रक्रिया होनी चाहिए। शुरू में 1 साल 1.5 साल तक किसी के पास एक्सपीरियंस लिया तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। और इसमें एक सबसे महत्व की बात है वो कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट के साथ कैसी बात करनी है, कैसे समझाना है, वो आपको सीखने के लिए कहीं तो भी जाना अत्यंत आवश्यक है। तो ज़्यादा समय उसमें गंवाने की आवश्यकता नहीं। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपका एक्सपीरियंस ही आपको कॉन्फिडेंस देता है और आप आगे धीरे धीरे चलते हैं। तो ज़्यादा समय कहीं सीखना ऐसा ना करें, 1 साल 2 साल तक ठीक है, क्योंकि एक तो अपने पढ़ाई में 25 साल की तब उम्र अपनी चली जाती है, और कितने साल आप गंवाएंगे। तो आगे के ज़िंदगी का भी सोचना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इसके लिए सीखो, लेकिन बाद में आपने उद्धरेत आत्मानम आत्मना, ऐसे भगवद गीता में बताया, तो आपका उद्धार आप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप ज्वाइन करो किसी के पास, 1-1.5 साल सीखो और वहाँ से कॉन्फिडेंस लो। लेकिन मैं देखता हूँ सर कि प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ये हमारे सर लिखते हैं, उनको रीज़न पता नहीं होता लेकिन वो होता है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि कल्ट प्रैक्टिस के बारे में आपको क्या बोलना है? नहीं, वो दवा क्या दिया इसके मतलब उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो सबसे महत्व है। जैसे मेरे प्रैक्टिस में आरोग्य वर्धिनी में काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। सब लोगों को आरोग्य वर्धिनी देने के बाद यश नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पीछे मेरी थिंकिंग क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, ये समझ में लेना चाहिए कि इस वजह से आरोग्य वर्धिनी से फल मिला है। ऐसे हर एक कल्प के बारे में।
तो कल्प ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस, फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं होना फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं। चाहिए। तो उसके साथ मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आज के पेशेंट ज़्यादा अवेयर है कि बस गूगल इन्फॉर्म्ड है और ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ऐसा आपको लगता है? दोनों है। स्मार्ट पेशेंट भी है और कभी कभी उसका अच्छा भी परिणाम देखने के लिए मिलता है, कभी बुरा भी मिलता है, लेकिन उसको कभी कभी अच्छी तरह से समझाना चाहिए, कभी कभी 2-4 गाली दे के भगाना भी पड़ता है। मैं बोलता हूँ उतना करो, मुझे सवाल मत पूछो, आपको रिजल्ट मैं देने वाला हूँ। तो ऐसा भी करना पड़ता, क्योंकि जितने आप सोचेंगे, जितने सवाल पूछेंगे, उसका कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो मेडिकल प्रैक्टिस में एक श्रद्धा नाम का वो वैद्य के ऊपर श्रद्धा यानी विश्वास होना चाहिए, वो नहीं होगा तो चिकित्सा असफल रहती है। सर आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मैं आपको देखा हूँ स्टार्ट से, तो इससे आपको कभी लॉस हुआ है? जैसे आपने बोला कि मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं बोल दूंगा उसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। एक अनुभव मैं बताता हूँ। मेरे पास एक उदर का पेशेंट आया था, 2-3 बार टैपिंग हुआ था, और वो मेरे पास आने के बाद मैंने बताया कि आपको गौमूत्र और गोदूग्ध के ऊपर रहना पड़ेगा। तो वो बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं नहीं दवा दूँगा, आप चले जाओ। तो उठकर निकलना शुरू हो गया। तो मैंने बताया सुनो, आप वैद्य वेरणकर जी का ही दवा लेना है, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन इस बीमारी को आयुर्वेद छोड़ के दवा है नहीं, तो आप कहीं भी जाओ लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा करो। और ऐसा न हो कि यहाँ से जाने के बाद कुछ महीने के बाद आपको यहीं आने की नौबत आए। और मेरा ये शब्द इतना सही हो गया, उसके बाद चला गया, फिर से 2 बार टाइपिंग हो गया। 6 महीने के बाद वो नाक रगड़ के मेरे डिस्पेंस में अभी मैं आप बोलने वैसा अब करने को तैयार हूँ। तो ये समझो 6 महीने पहले करता था तो उसकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाती। उसके बाद भी वो ठीक हो गया, 1-2 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अपने तत्वों को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन करते समय व्यक्तिगत विचार न करता हुए शास्त्र का विचार, ये भी सबसे महत्व की बात है, ऐसा मेरा सोच है। लोग पर्सनल ओरिएंटेड भी प्रैक्टिस करते हैं, खुद का नाम, ऐसा नहीं। मेरे को लोग पूछते हैं कि आप कितना है, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें मेरा योगदान कुछ नहीं, शास्त्रों में लिखा है वो मैंने किया है। तो ये सब उनके, और आई ट्रीट ही क्योर्स ऐसे बोलते हैं, मैंने दवा दिया, क्योर करने वाला ऊपर बैठा है, ये भी एक भाव मन में। अहंकार निर्माण नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस करते समय। इतने कॉम्प्लिकेटेड केस करने के बाद ट्रीट करने वाला अलग है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये भी एक सोच प्रैक्टिस में आवश्यक है। ज़्यादा करके युवा वैद्य जो है उन्होंने ये ध्यान, नहीं तो लोग मैंने ये केस किया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के किया, अलग अलग किया, ऐसे तो केस मैंने ज़िंदगी में इतने किए हैं, लेकिन उसका पूरा श्रेय वो पेशेंट को देना है। क्योंकि मेरे प्रैक्टिस की सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम की केस मैंने ट्रीट की, वो 8 साल का बच्चा था, 3 महीने निर्लवण पथ्य यानी नमक का बिल्कुल सेवन नहीं किया था, उसी का परिणाम अभी वो 40 साल का है, बाद में आज तक कुछ प्रॉब्लम है, शादी हो गई, 2-3 बच्चे हो गए, सब ठीक है। तो उसका श्रेय उसी को, उसके माँ बाप अभी भी मेरे पास आते हैं, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो गई। मैं बोलता हूँ कि ये भगवान की कृपा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये अपनी संस्कृति है, इसका हमने ध्यान में रखना चाहिए। सर विद दिस हमारा 3 राउंड्स ख़त्म हो चुके हैं सर, और फाइनल राउंड होता है रैपिड फायर राउंड। तो आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड? हाँ, यस। तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको शॉर्ट में उसका आंसर ही देना है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि आयुर्वेद के लिए एक वर्ड आपको बोलना है, एक शब्द। पूर्ण शास्त्र। डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टैलेंट? डिसिप्लिन। टैलेंट को बीट कर सकते हैं डिसिप्लिन। हाँ। 1 पंचकर्म प्रोसीजर यू लव परफॉर्मिंग, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है एक पंचकर्म प्रोसीजर कोई? बस्ती। एक कोई ऐसा डिसीज है जो आपको लगता है कि मुझे डायग्नोस करने में काफ़ी मज़ा आता है और ट्रीट करने में काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा कोई डिसीज? उधर आता एक आदत जो हर डॉक्टर को तुरंत छोड़ देनी चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस। एक चीज़ जो पेशेंट्स अननेसेसरली डिमांड करते हैं, मतलब कुछ पेशेंट्स होते हैं कि ये 2 महीने में मेरा ठीक हो जाना चाहिए, 8 दिन में मेरा ठीक हो जाना चाहिए, खुजली नहीं आनी चाहिए, मुझे कभी बार बोलते हैं ऐसा कमिट कभी नहीं करने का। हाँ। और शास्त्रों में जो लिखा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल श्लीपद है यानी हत्ती रोग, फाइलेरिया, ये अपने यहाँ असाध्य या कष्ट साध्य व्याधि बताया,
मैंने काफ़ी स्लीपर के पेशेंट ट्रीट किए हैं, लेकिन मैं क्लेम नहीं करता हूँ स्लीपर ठीक होता है। कैंसर के भी काफ़ी पेशेंट किए हैं, लेकिन कैंसर ठीक होता है कि ना, उत्तर नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंफर्म दवा है नहीं। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। तो क्लेम नहीं करने का, लेकिन ट्रीट करने का। यंग डॉक्टर्स के लिए आप क्या बोलोगे, ओवर कॉन्फिडेंट है कि अनप्रिपेयर्ड? अनप्रिपेयर्ड। एक मिथ जो आयुर्वेद के नाम पे चल रहा है सर, एक ऐसा कोई झूठी बात जो आयुर्वेद के नाम पर चल रही है काफ़ी सालों से, आपको क्या लगता है? झूठी बात तो वैसे काफ़ी है, लेकिन आयुर्वेद से काफ़ी देर से असर होता है, ये एक गलत फहमी है। क्योंकि ऐसे काफ़ी डिसीज जैसे ज्वर है, अतिसार है, उसमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मेरे प्रैक्टिस में 30-35 जो बार दस्त होने के बाद भी मैंने सलाइन नहीं लगाया, एलोपैथी दवा नहीं दिया, अपनी दवा से ट्रीट किया है। तो ये तो ऐसा बोलना गलत है, तो ये मिथ है। कोई आपका ये फील्ड में, आयुर्वेदा फील्ड में आपका कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है ये फील्ड में? काफ़ी सारे। एक कोई नाम लेना हो तो? ये ऐसा ढूंढना, ये बाकी दोस्तों के ऊपर अन्याय होगा। लेकिन फिर भी सर, क्योंकि मैं संगठक आदमी हूँ और मेरे को विरोधक नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूँ। आपको क्या लगता है कि स्ट्रिक्ट डॉक्टर अच्छा है कि फ्रेंडली डॉक्टर? दोनों का समन्वय होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और फ्रेंड भी होना चाहिए। आपके हिसाब से सर डेंजरस डॉक्टर कौन है? क्वैक। एक अभी रैपिड फायर के साथ कुछ बोनस क्वेश्चन है सर, जो मुझे बाकी लोगों ने बोला कि आपसे पूछने चाहिए। आपके हिसाब से अच्छे डॉक्टर की क्या व्याख्या होगी? अच्छे आयुर्वेद वैद्य की व्याख्या क्या होनी चाहिए? उक्ति और कृति दोनों एक रहनी चाहिए। और आर्तः पुत्रोत उपक्रम्य, ये अपने को पढ़ाया है, ये आपकी ज़िंदगी में है क्या, ये उसका आत्म परीक्षण करना चाहिए। और अपने शास्त्र को किसी भी हालत से नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार आपकी ज़िंदगी में आप करेंगे तो ये सबसे महत्व की बात है। अच्छा, मैं बार बार आपको पूछना चाहूँगा कि आपका ये एज में भी इतना एनर्जी कैसे है सर? कोई पहले से आप रसायन लिए हो जो हमको बताए? मैं तो दवा लेने के भी अगेंस्ट हूँ, लेकिन आपने यहाँ दिनचर्या, ऋतुचर्या ये जो बताया उसमें वर्णन है, आचरण लभते आयु। आप कैसे आचरण करते हैं उसके अनुसार उसका आयुष्य मिलता है। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे से लेके मेरी दिनचर्या चालू होती है, रात को मैं 12 बजे सो जाता हूँ। लेकिन कार्यमग्नता जीवन भावे मृत्यु ही विश्रांति, सतत कार्यरत होना चाहिए। आप जब खाली बैठे रहते हैं तो आपके सब प्रॉब्लम है। तो मैं कभी खाली बैठा मुझे किसी ने देखा नहीं रहता, मैं काम करते रहता हूँ। तो यही सभी ये एनर्जी का और पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे कभी थकान लगती नहीं, मैं बोलता हूँ। और थकान ये शब्द मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। तो भी सर कैसे डेवलप करें पॉजिटिव थिंकिंग अगर यंग? एक तो मैं बचपन में हम व्यायामशाला में जाते थे, तो वहाँ व्यायाम के बाद अभ्यंग की उस समय पद्धति थी। आयुर्वेद में आने के बाद उसका स्पष्टीकरण मिला, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वाता। मेरे आज तक के ज़िंदगी में उसके बाद अभ्यंग नहीं हुआ ऐसा मेरा दिन नहीं है। तो ये एनर्जी, उत्साह और कार्यक्षमता उसका फल है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा तो इसी के साथ सर आपका लेगेसी क्या होना चाहिए? आपको लोग कैसे याद रखें? कर्म से ही आदमी की हम ऐसे कर्म करो कि बाद में जो अनूप जलोटा की भजन संध्या कैसेट है ना, उसमें ऐसा है भजन कि आप जब पैदा होते हैं तो आप रोते हैं और दुनिया हंसती है, क्योंकि वो जीने लायक है। ऐसी करनी किया करो, जब आप जाएंगे तो दुनिया रोए। तो जो 84 दशलक्ष योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो ऐसा कर्म करके जाइए कि आप जाने के बाद दुनिया रोए, ऐसा कर्म आप करो। सर जाते जाते हमारा अभी पॉडकास्ट एंड हो गया है ऑलमोस्ट, और यहाँ तक जिन्होंने देखा है तो वो स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिशनर्स हो या फिर नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए आप एक कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे आपके ये पॉडकास्ट के थ्रू?
जो जो अभी मैंने बताया वैसा एक ही मैसेज है, लेकिन जो आप काम करते हैं वो सही दिल से और नेक रह के करो तो ज़िंदगी में आपको सफलता मिलेगी। और फल की आशा न धरते, जो भगवत गीता में बताया है, माँ फलेषु कदाचन, काम करते रहो, फल मिलने वाला है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। सर इसी के साथ सर थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में आए। आप तो एक सेकंड में मुझे आपका वो डाउन टू अर्थ नेचर ही है कि आप एक सेकंड में तैयार हो जाते हो कोई नई चीज़ के लिए और इस सब के लिए। एंड इतने सब जो मुझे इतने सालों से गाइडेंस दिए हैं, कोई डिफ़िकल्ट केस आए मैं आपको कॉल करता हूँ, कोई प्रॉब्लम में मैं फंस गया तो आपको कॉल करता हूँ। वैसे आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जिनको रेगुलरली गाइडेंस देते रहते हैं, और ऐसे ही हमारे पे आपका आशीर्वाद रहने दो। और इसी के साथ हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप आए।